गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पांचवें अध्याय में जिसका टॉपिक है वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता के हमने 3 सेशन पहले ले लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं लिए हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर उन सेशन को जरूर देख लें। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो ये सेशन आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर पहले के सेशन अवश्य देख लें। चलिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लिंग निर्धारण, यानी कि नर और मादा के रूप में जो विभाजन होता है, ये विभाजन कैसे होता है, किस प्रकार होता है और मादा और नर किस तरीके से अलग अलग बनते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मादा और नर का ये जो विभाजन है ये एक लिंगी प्राणी में पाया जाता है, यानी कि एक लिंगी जो जीव होते हैं उनमें नर और मादा का स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि द्विलिंगी जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं और वो आपस में संकरण कर या निषेचित होकर अपनी नई संतान को जन्म देते हैं। इनमें क्या कौन कौन से होते हैं? इसमें उच्च पादप पाए जाते हैं और कुछ निम्न जंतु पाए जाते हैं, यानी कि कुछ प्रारंभिक जंतु, यानी कि जंतु की श्रेणी में एक कोशी जीव भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं लिंग का जो निर्धारण हो रहा है इसे किसने इस पर विचार किया, कैसे इस पर विचार किया और किन आधारों पर ये आगे चला, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैकिंग, मैककिलन और विल्सन ने, 3 वैज्ञानिकों ने, हैकिंग, मैककिलन और विल्सन ने संतानों में लिंग के निर्धारण के वैज्ञानिक आधार का पता लगाया। क्या किया? वैज्ञानिक आधार का पता लगाया। पहले क्या होता था? वैज्ञानिक आधार उनके पास था ही नहीं। बताने लगते थे कि हवाएं ऐसी चलती हैं तो खुद नर पैदा होता है, हवाएं ऐसी चलती हैं तो मादा पैदा होती है, भ्रूण में किस तरीके से परिवर्तन होता है या किस प्रकार की वातावरण की स्थितियां होती हैं या किस प्रकार से निषेचन होता है, ये उनको कोई जानकारी नहीं थी। इसका सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो हैकिंग, मैककिलन और विल्सन ने इसका प्रारंभ किया था। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैककिलन ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद किसने प्रस्तुत किया। तो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद 1902 में मैककिलन ने प्रारंभ किया, इसकी खोज की। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों की भांति, जैसे आनुवांशिक लक्षण हम लोगों ने देखे थे, आनुवांशिक लक्षणों की तरह ही मेंडेलियन नियम के अनुसार ही वंशागत भी आगे चलती है। किस प्रकार से ये आगे चलती है, वंशागत कैसे होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब ये लिंग निर्धारण होता क्या है इसको आप समझ लीजिए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लिंग निर्धारण होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निश्चित होता है कि
एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाला नया जीव नर होगी या मादा होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण। तो इसमें 3-4 चीजें आई हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। लिंग निर्धारण किस किस में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि लिंग निर्धारण एक लिंगी जीवों में होता है। एक लिंगी जीव कौन से, जिनमें लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन वाले जीवों में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो ये आप लोग पूरी तरीके से समझ लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है उसमें कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे जो गुणसूत्र हैं उनसे ही हमें अपने शरीर की सारी चीजों का पता चलता है। अब शरीर में जो गुणसूत्र हैं, जैसे मनुष्य में देख लेते हैं कि जो गुणसूत्र हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले गुणसूत्र वो होते हैं जो शारीरिक प्रक्रिया को संचालित करते हैं, दूसरे वो जो जनन की प्रक्रिया को संचालित कर लेते हैं। तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। 46 का मतलब कितना हुआ, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो पहले नंबर पर गुणसूत्र आते हैं उनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, या अंग्रेजी में इसे ऑटोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। तो ऑटोसोम कितने होते हैं, ये 22 जोड़ी होते हैं। यानी कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो 23 जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 44 गुणसूत्र कौन से होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। इनको दैहिक या कायिक भी कहा जाता है। और ये 44 गुणसूत्र नर और मादा में एक जैसे पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि वो गुणसूत्र कौन से होते हैं जो नर और मादा में समान होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कायिक या दैहिक या ऑटोसोम ऐसे होते हैं जो 22 जोड़ी होते हैं जो नर और मादा में समान होते हैं। हाँ, चलिए अब इनके दूसरे रूप की तरफ चलते हैं, जननिक गुणसूत्र। जननिक गुणसूत्र यानी कि लिंग या सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को एक नाम और दिया जाता है, इसे बोला जाता है एलोसोम। क्या कहते हैं इसको, एलोसोम। अब ये होते कितने हैं, ये मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब कितने हुआ, 2 गुणसूत्र। 2 गुणसूत्र यानी कि मादा में XX और नर में XY। अब ये कैसे चलेंगे, आगे कैसे इनकी स्थितियां बनेंगी, इनको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वो किन आधारों पर होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुणसूत्रों के द्वारा जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं XX और XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण कैसे होता है और ये किन किन जीवों में होता है। सबसे पहले तो अभी हमने आपको बताया कि मनुष्यों में होता है। दूसरा, ये ड्रोसोफिला मक्खी में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये ड्रोसोफिला मक्खी में भी पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि मादा में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम जनक कहते हैं। और जनक में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, हमने आपको बताया था अर्धसूत्री विभाजन केवल यहीं पे पूरे शरीर में केवल जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो गुणसूत्र हैं वो 2n की जगह n हो जाते हैं और n के साथ ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं।
इसी प्रकार नर में भी यही प्रक्रिया चलती है। तो ये एक्स और वाई दो अलग अलग जो गुणसूत्र हैं ये अलग अलग आते हैं और दो भागों में, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इनमें भी क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। जब इनमें क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया से ये कितने प्रकार के जायगोट बनाएंगे इनको हम लोग देख लेते हैं। ये एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई के रूप में 4 जायगोट का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। करेंगे ही ऐसा नहीं, कर सकते हैं। संभावना यह है कि ये 4 प्रकार के जायगोट का निर्माण कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि एक्स एक्स हम किससे डिनोट कर रहे थे? मादा से। और एक्स वाई किसको से डिनोट कर रहे थे? नर से। तो यहां पर एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई बना, यानी कि 2 एक्स एक्स बना और 2 एक्स वाई बना, यानी कि 50% नर बनने की संभावनाएं रहती हैं और 50% ही मादा बनने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मादा की संख्या पुरुष से कम होती है, तो इसमें वाई गुणसूत्र का अहम योगदान रहता है। वो तेजी से ट्रेवल, एक्स की तुलना में वाई तेजी से ट्रेवल करता है, जल्दी से पहुंच जाता है और निषेचन में भाग ले लेता है। जब हमने आपको बताया था कि अंडाणु के बाहर एक जो लेयर पाई जाती है, वो लेयर को तोड़ते हुए शुक्राणु अंदर चला जाता है और वो लेयर अपने आप को पुनः मजबूत कर लेती है और दोगुना मजबूत कर लेती है। तो दूसरे गुणसूत्र, दूसरे शुक्राणु को वो अंदर नहीं जाने देती है। जब अंदर नहीं जाने देती है तो जो शुक्राणु पहले पहुंच गया वही निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए पुरुषों की संख्या महिलाओं से थोड़ा सा अधिक पाई जाती है। तो ये आपने समझ लीजिए कि किस तरीके से ये मनुष्य और ड्रोसोफिला मक्खी में ये चीजें पाई जाती हैं। चलिए अब इसका दूसरा एक विभाजन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है और वो कैसे होता है। चलिए दूसरा तरीका है एक्स एक्स। मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर में एक्स और ओ पाया जाता है। कभी कभी इसे एक्स और 0 भी पढ़ लेते हैं, यानी कि कहते हैं कि ये एक गुणसूत्र इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन ऐसा संभावनाएं बनी रहती हैं। क्या स्थितियां रहती हैं? चलिए जब इन एक्स और ओ का जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये किसमें बढ़ जाते हैं? एक्स एक्स 2 कोशिकाओं में और एक्स ओ 2 कोशिकाओं में। और फिर इसमें प्रथम पीढ़ी में जब इनका निर्माण होता है, इनका निषेचन होता है, तो पुनः ये 50-50% यानी कि 50% नर और 50% मादा के रूप में उत्पन्न होने की इनकी संभावनाएं रहती हैं। यानी कि ये गुणसूत्र, ये जायगोट कैसे बनेंगे? एक्स एक्स, एक्स ओ, एक्स एक्स और एक्स ओ के रूप में बनने की इसमें संभावना होती है। हाँ, एक चीज हमने यहां पे छोड़ दी, हमने यहां पे नहीं बताया कि ये इस तरीके का जो लिंग निर्धारण है वो किन जीवों में पाया जाएगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्स और एक्स ओ निर्धारण किन जीवों में पाया जाता है। तो ये कृमियों में पाया जाता है। कृमि समझ रहे हैं ना आप? कृमियों में पाया जाता है, खटमल में पाया जाता है और ये टिड्डियों में पाया जाता है। किस किस में पाया जा रहा है? ये कृमियों में पाया जा रहा है, ये खटमल में पाया जा रहा है, ये टिड्डियों में पाया जा रहा है। चलिए ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम तीसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। गुणसूत्रों के द्वारा जो लिंग का निर्धारण हो रहा है उसमें तीसरा एक वर्गीकरण
और किया जाता है जिसको कहा जाता है ZW और ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। तो ये लिंग का निर्धारण किन जीवों में होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ZW और ZZ गुणसूत्रों के द्वारा किन जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ये कीटों में होता है, सरीसृपों में होता है और मछलियों में होता है। किसमें होता है? ये कीटों में होता है, सरीसृपों में होता है, मछलियों में होता है। और ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? ये मादा गुणसूत्र जो होता है उसे हम ZW से डिनोट करते हैं और नर गुणसूत्र जो होता है उसे हम ZZ से डिनोट करते हैं। पुनः इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की जब प्रक्रिया होती है तो इसमें पुनः ZW, ZZ, ZW, ZZ के रूप में हमें 4 जाइगोट देखने को मिल सकते हैं। इसमें पुनः 50-50% की संभावनाएं रहती हैं। नर संतान नर होगी कि संतान मादा होगी, इसकी संभावना क्या होगी? 50% रहती है। चलिए, क्योंकि ये आप क्या पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन और एक लिंगी जीवों में जो नर और मादा संतानें पैदा होती हैं, ये संतानें कैसे पैदा होती हैं, इनका क्या वैज्ञानिक आधार है। ऐसा नहीं है हम आप कहने लग जाएं कि पश्चिम की हवा चलती है तब लड़का पैदा होता है या पूरब की हवा चलती है तब लड़की पैदा होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा केवल मान्यताएं हमने बना ली हैं, कभी ऐसा हो जाता होगा, लेकिन वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है। वैज्ञानिक आधार इसका गुणसूत्र के आधार पर हम लोग खोजते हैं। चलिए, इसका जो अगला विभाजन है उस अगले विभाजन को हम क्या कहते हैं? ZO। अभी हमने क्या पढ़ा था? ZW और ZZ। अब अगला निर्धारण क्या कर रहे हैं हम? ZO तथा ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण कैसे हो रहा है? ZO और ZZ द्वारा किसमें होता है और कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। किन किन जीवों में ये पाया जाता है? ये मौस में पाया जाता है और ये तितलियों में पाया जाता है। मौस भी तितलियों के तरीके से ही होती है, लेकिन तितलियों से अलग होती है, उसकी प्रजाति अलग होती है। अब देख लेते हैं कि इसकी जो मादा गुणसूत्र हैं, ये आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे कि मादा गुणसूत्र को किससे डिनोट करते हैं और नर गुणसूत्र को किससे डिनोट करते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि तितलियों में मादा में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाएंगे और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको गुणसूत्रों के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। मौस और तितलियों में कौन कौन से पाए जाते हैं? ZO और ZZ। चलिए, अब देख लेते हैं। ZO मादा में पाया जाता है और ZZ नर में पाया जाता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके पश्चात यानी कि ये अलग अलग बट जाते हैं। इसके पश्चात ये ZO, ZZ, ZO, ZZ में हमें 4 तरीके के जाइगोट बन सकते हैं, यानी कि 50% ये जाइगोट नर के हो सकते हैं, 50% जाइगोट ये मादा के हो सकते हैं। इस तरीके से हमने आज आपके सिलेबस में जितने भी गुणसूत्र के आधार पर लिंगों का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, वो पढ़ लिया है। ये चारों प्रकार हमने आपको समझा दिए हैं। इससे ज्यादा पढ़ने के लिए आपको यहां नहीं देखना है। हाँ, अब लिंग का जो निर्धारण है वो गुणसूत्रों के अतिरिक्त भी होता है, गुणसूत्रों के अलावा भी होता है। और ये कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। वो वैसे हम लोग गुणसूत्र के साथ भी रख सकते हैं उसको, लेकिन वो थोड़ा सा अलग विधि है,
उस अलग विधि को समझने के लिए हम लोग यहां देख लेते हैं। वो क्या है? वो है अगुणित एवं द्विगुणित विधि, यानी कि द्विगुणित क्रिया विधि, जिसके माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है। वो किस किस में होता है? वो चींटियों में होता है, मधुमक्खियों में होता है। तो अब हम लोग यहां समझ लेते हैं कि द्विगुणित और अगुणित क्रिया विधि के माध्यम से कैसे लिंग का निर्धारण होता है। चलिए यहां हम लोग मधुमक्खी में समझ लेते हैं, मधुमक्खी में किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। और मधुमक्खी में नर और मादा ही नहीं होते हैं, इसके अतिरिक्त भी होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपको याद होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि मधुमक्खी में कौन होता है? रानी मक्खी होती है, श्रमिक होता है, नर होता है या ड्रोन होता है। इस तरीके की चीजें आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होंगी। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि जो रानी मक्खी है ये क्या होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n होते हैं। कितने होते हैं? 2n, n प्लस n इक्वल टू 2n। हमने आपको पहले समझाया है। तो इनमें कितने? 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मधुमक्खियों में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। रानी मक्खी में द्विगुणित यानी कि 2n गुणसूत्र यानी कि 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं श्रमिक। श्रमिक भी द्विगुणित होते हैं और इसमें 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी इनमें भी 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब तीसरे आते हैं। तीसरे कौन से हैं? इनको हम कहते हैं नर या ड्रोन। इसमें आप समझ लीजिए कि रानी मक्खी जो होती है वो श्रमिकों के साथ मिलकर एक छत्ते में रहती है, यानी कि जो छत्ता बनाया जाता है उसमें रानी मक्खी रहती है और बहुत सारे श्रमिक होते हैं। जो श्रमिक पराग की चीजें लेके आते हैं और क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। शहद बनाने का कार्य किसका होता है? श्रमिकों का होता है। लेकिन जो नर या ड्रोन होते हैं ये केवल इनका कार्य क्या होता है? ये मादा से संपर्क करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। मेल का या ड्रोन का केवल एक ही कार्य होता है कि वो केवल संतान की उत्पत्ति करते हैं, बाकी कोई कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये होता है। रानी मक्खी यानी 2n और ड्रोन यानी कि n। रानी मक्खी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और n और n दो कोशिकाएं बनेंगी, जबकि ड्रोन में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। हमने आपको बताया है कि केवल जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी सारी कायिक प्रक्रिया क्या होती है? समसूत्री विभाजन से होती है। लेकिन ये नियम यहां पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रानी मक्खी में तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, लेकिन जो ड्रोन है या नर है इसमें तो पहले से ही अगुणित गुणसूत्र हैं, यानी कि इसमें तो पहले से ही 16 गुणसूत्र हैं। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो ये 8-8 में बदल जाएंगे और फिर ये आगे जनन के लायक नहीं बचेंगे। 8 में ये स्थितियां नहीं बचती हैं कि वो जनन कर सकें। इसलिए यहां पर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन करके एक कोशिका अपने दो कोशिका में परिवर्तित हो जाती है और एक कोशिका दो कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये दोनों में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के पश्चात जाइगोट बनते हैं और ये जाइगोट कैसे बन सकते हैं? 2n प्रकार के जाइगोट बनते हैं ये। तो ये 2n प्रकार के जाइगोट जब बन रहे हैं तो ये नर और मादा के रूप में नहीं बनेंगे। ये किस में बनेंगे? ये रानी मक्खी के रूप में बनेंगे और श्रमिक के रूप में बनेंगे। लिंग के निर्धारण में आपको बता दिया जाएगा कि जब
रानी मक्खी से और ड्रोन से निषेचन होता है तो निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन कौन से जीव उत्पन्न होंगे। तो आप याद रखिएगा कि इससे केवल श्रमिक उत्पन्न होंगे और रानी मक्खी उत्पन्न होगी, इससे ड्रोन उत्पन्न नहीं होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ड्रोन कैसे उत्पन्न होता है। तो ये ड्रोन क्या होता है, ड्रोन मादा के यानी रानी मक्खी के जो 2 यानी अर्धसूत्री विभाजन जो हो गया है, उस विभाजन से सीधे ही अनिषेच जनन के द्वारा, यानी कि निषेचन नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि अनिषेच जनन, तो अनिषेच जनन के द्वारा या पार्थेनोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा नर या ड्रोन उत्पन्न होता है। नर या ड्रोन उत्पन्न होता है, ये अलग प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है, इसमें अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी द्विगुणित नहीं पाए जाते हैं, अगुणित पाए जाते हैं। और सीधे सीधे निषेचन के समय ये सीधे सीधे रानी मक्खी और श्रमिक में जाते हैं। चलिए, ये चीजें हमने आज आपको विस्तार से समझा दी। कई बार आपके द्वारा ये कहा जा रहा था कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मैंने वीडियो को छोटा करने का प्रयास किया है, लेकिन इससे ज्यादा भी छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग अब बहुत छोटे क्लास में नहीं हैं। अब आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं और 12th के स्टूडेंट्स को इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार में। चलिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसको शेयर करें। हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमने आपसे कई क्वेश्चंस लगातार हर वीडियो में पूछ रहे हैं, लेकिन आपके आंसर उतने नहीं आ रहे हैं। कृपया इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें। चलिए, यहां हम लोग देख लेते हैं कि मानव का जो एलोसोम होता है, ये हम किसे कहते हैं, किस गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि हम मानव के किस गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं। दूसरा, ZZ और ZW प्रकार का गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण किन जीवों में पाया जाता है। और तीसरा, गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण को वैज्ञानिक आधार 1902 में किसने प्रदान किया। आपसे क्वेश्चन हम केवल इसी सेशन से पूछते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस सेशन को दोबारा देखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इससे बाहर से भी पूछते हैं, आपकी चीजें खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाते हैं कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, डाउट्स को रहने मत दीजिए। ठीक, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। कल अगले टॉपिक को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे।